हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टार्स विजन क्लासेस पर, जिस पर आप सभी पढ़ते हैं बीएससी के लिए जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री, जिसमें कि आज हम आप सभी के लिए बीएससी 6 सेमेस्टर की बॉटनी क्लास लेकर आए हैं, जिसमें कि आज हम बॉटनी का पेपर सेकंड स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि आपका इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट में आज की इस वीडियो में हम यूनिट 1 स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है आपका नेचुरल रिसोर्सेज एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन। तो इसमें हम सबसे फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है आपका लैंड यूटिलाइजेशन। उससे पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए। और नोट से रिलेटेड अगर आप सभी को कोई भी हेल्प चाहिए तो आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर कि आप सभी को सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी मिल जाती है और जो भी नोट्स आप सभी को चाहिए होती है वो प्रोवाइड करा दी जाती है। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जानते हैं लैंड यूटिलाइजेशन के बारे में। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड फॉर वेरियस पर्पज लाइक फॉरेस्ट्री, कल्टीवेशन, पॉस्चर्स एक्सेट्रा इज रेफर्ड टू एज लैंड यूटिलाइजेशन। यानी कि लैंड यूटिलाइजेशन क्या है? लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन है वेरियस पर्पज़, यानी कि वेरियस पर्पज़ के लिए जो लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जैसे कि फॉरेस्ट्री हो गया, कल्टीवेशन हो गया, पॉस्चर्स हो गया, इनके लिए जो लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसे लैंड यूटिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। लैंड इज़ मेजर कंपोनेंट ऑफ लिथोस्फीयर विच इज़ द आउटर रिजिड पार्ट कंसिस्टिंग ऑफ द क्रस्ट एंड अपर मेंटल ऑफ द अर्थ। जो लैंड है वो मेजर कंपोनेंट है लिथोस्फीयर का, स्थलमंडल का, विच इज़ द आउटर रिजिड पार्ट, जो कि आउटर रिजिड पार्ट है, कंसिस्टिंग ऑफ द क्रस्ट एंड अपर मेंटल ऑफ द अर्थ, जो कि आउटर रिजिड पार्ट है, जो कि किससे बना हुआ होता है? क्रस्ट से और अर्थ के अपर मेंटल से मिलकर बना हुआ होता है, उसको लैंड कहते हैं। 1/5 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ लैंड्स। अर्थ का जो सरफेस है उसका 1/5 पार्ट जो है वो लैंड से कवर्ड है, एंड विच इंक्लूड्स फॉरेस्ट्स, वेटलैंड्स, ग्रासलैंड्स, डेजर्ट्स एंड सेटलमेंट ऑफ अर्बन एंड रूरल एरियाज। जिसमें कि क्या क्या इंक्लूड है? फॉरेस्ट्स, वेटलैंड्स, ग्रासलैंड्स, डेजर्ट एंड अर्बन एंड रूरल एरियाज़ भी इसमें इंक्लूड है, जो 1/5 पार्ट है अर्थ का, जो कि लैंड से कवर्ड है। तो हम इंडिया में लैंड रिसोर्सेज किस तरीके से है उनके बारे में जानेंगे कि इंडिया के लैंड रिसोर्सेज क्या क्या हैं। इंडिया इज़ अ हाईली पॉपुलेटेड कंट्री विथ मोर देन 1.3 बिलियन पीपुल एंड द एरिया ऑफ इट्स लैंड इज़ ऑल्सो ह्यूज। यानी कि जो इंडिया है वो हाईली पॉपुलेटेड कंट्री है, जिसमें कि 1.3 बिलियन पीपुल रहते हैं, एंड द एरिया ऑफ इट्स लैंड इज़ ऑल्सो ह्यूज, और यहाँ के लैंड का जो एरिया है वो भी ह्यूज है। इट्स लैंड रिसोर्सेज, जो इसके लैंड रिसोर्सेज हैं, आर नॉट ओनली यूज़फुल फॉर इंडियंस, वो सिर्फ इंडियंस के लिए ही यूज़फुल नहीं है, बट दे ऑल्सो हैव गुड इम्पैक्ट फॉर ग्लोबल कम्युनिटी, वह ग्लोबल कम्युनिटी के लिए भी गुड इम्पैक्ट रखते हैं। द 60% ऑफ टोटल लैंड एरिया ऑफ इंडिया इज़ एरेबल एंड इज़ यूज्ड इन एग्रीकल्चर। जो 60% पार्ट है टोटल लैंड एरिया का, यानी कि इंडिया का जो टोटल लैंड है उसका जो 60% पार्ट है वो एरेबल है और एग्रीकल्चर में यूज़ किया जाता है। विच प्लेज अ विटल रोल इन इंडियन इकोनॉमी, जो कि इंडियन इकोनॉमी में विटल रोल प्ले करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 20% ऑफ इंडियाज़ लैंड एरिया इज़ कवर्ड बाय फॉरेस्ट इंक्लूडिंग एक्सक्लूसिव वेराइटीज़ ऑफ फ्लोरा एंड फौना। यानी कि जो 20% पार्ट है इंडिया के लैंड एरिया का वो फॉरेस्ट से कवर है, जिसमें कि फ्लोरा एंड फौना की एक्सक्लूसिव वेराइटीज़ प्रेजेंट होती हैं। लैंड इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। जो लैंड है उसे वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज के रूप में कंसिडर किया गया है। इन इंडिया वाइड रेंज ऑफ लैंड टाइप्स आर फाउंड विच आर एज फॉलोज। इंडिया में जो लैंड के टाइप्स हैं वो कई प्रकार के होते हैं, जो कि फॉलोइंग टाइप के दिए हुए हैं। इंडिया के लैंड रिसोर्सेज में सबसे पहले हम माउंटेन्स के बारे में जानेंगे। इट कवर्स अबाउट 30% ऑफ इंडियाज़ जियोग्राफिकल एरिया, यानी कि जो माउंटेन्स है वो इंडिया के जियोग्राफिकल एरिया का 30% पार्ट कवर करते हैं। माउंटेन्स आर हेल्पफुल इन रिवर फ्लो, यह रिवर फ्लो में भी हेल्पफुल होते हैं। माउंटेन्स आर अ पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन, सो दे प्रोवाइड गुड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर टूरिज्म एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स एंड ऑल ऑफ इट इम्प्रूव्स इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया। यानी कि जो माउंटेन्स हैं वो अट्रैक्शन के भी पॉइंट हैं, सो दे प्रोवाइड गुड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर टूरिज़्म, इसलिए वे टूरिज़्म की गुड अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराते हैं। एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स, एंड यहाँ पर एडवेंचर स्पोर्ट्स की भी गुड अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। एंड
ऑल ऑफ इट इम्प्रूव्स इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया, और इन सभी से क्या होता है, इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो इम्प्रूव होती है। प्लेन्स, इट ऑक्यूपाइज 43% ऑफ इंडियाज जियोग्राफिकल एरिया, या इंडिया के जियोग्राफिकल एरिया का 43% पार्ट ऑक्यूपाई करता है, कवर करता है। द लैंड फॉर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड हाउसिंग इज़ प्रोवाइडिंग बाई द प्लेन्स, यानी कि प्लेन्स के द्वारा क्या होता है, जो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री एंड हाउसिंग के लिए जो लैंड होता है वो प्रोवाइड कराया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे प्लेट्स की, यानी कि पठारों की। It covers 27% of India's area and provides a diverse range of minerals, fossils, fuels and forests, यानी कि जो पठार होते हैं वो इंडिया के लैंड पार्ट का 27% पार्ट कवर करते हैं एंड प्रोवाइड अ डाइवर्स रेंज ऑफ मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स एंड फॉरेस्ट। यह मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल एंड फॉरेस्ट का एक डाइवर्स रेंज प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद हम जानेंगे लैंड यूज़ पैटर्न के बारे में कि लैंड का यूज़ हम किस तरीके से कर सकते हैं। लैंड यूटिलाइजेशन एंड लैंड यूज़ पैटर्न इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ फिजिकल एज वेल एज ह्यूमन फैक्टर्स। जो लैंड यूटिलाइजेशन और लैंड यूज़ पैटर्न है वो इन्फ्लुएंस्ड है किससे, फिजिकल एज वेल एज ह्यूमन फैक्टर्स से। द मोस्ट कॉमन फॉर्म्स ऑफ लैंड यूज़ इन द कंट्री आर एज फॉलोज, यानी कि कंट्री में जो लैंड यूज़ के मोस्ट कॉमन फॉर्म्स हैं वो फॉलोइंग टाइप्स से हैं। तो सबसे पहला क्या है, नेट सोन एरिया, NSA। इट इज़ द क्रॉप्ड एरिया इन पर्टिकुलर ईयर, यानी कि यह किसी पर्टिकुलर ईयर में जो क्रॉप्ड एरिया है उसको रेफ़र करता है, जो नेट सोन एरिया होता है, यानी कि एक साल में जो क्रॉप्ड एरिया होगा किसी भी कंट्री का उसको नेट सोन एरिया कह सकते हैं। It is a complicated method of land use as the output of agriculture is greatly dependent on it। यह क्या है, लैंड यूज़ का कॉम्प्लिकेटेड मेथड है, एज द आउटपुट ऑफ एग्रीकल्चर इज़ ग्रेटली डिपेंडेंट ऑन इट। जो एग्रीकल्चर का आउटपुट होता है यह इस पर ग्रेटली डिपेंडेंट होता है। इन इंडिया 6% ऑफ द टोटल रिपोर्टेड एरिया, दैट इज़ 141.58 मिलियन हेक्टेयर्स इन NSA कंपेयर टू द ग्लोबल एवरेज ऑफ 32%, यानी कि इंडिया में क्या है, 6% ऑफ द टोटल रिपोर्टेड एरिया का 6%, जो कि कितना है 141.58 मिलियन हेक्टेयर्स इज़ NSA। यह नेट सोन एरिया होता है कंपेयर टू द ग्लोबल एवरेज ऑफ 32%, और अगर ग्लोबल एवरेज से कंपेयर करें तो यह 32% पार्ट होता है। यानी कि इंडिया का जो नेट सोन एरिया है वो ग्लोबल, यानी कि जो पूरे वर्ल्ड की लैंड है उसका 32% पार्ट है। द NSA इज़ हाईएस्ट इन राजस्थान, राजस्थान में जो नेट सोन एरिया है वो हाईएस्ट है विथ 18.35 मिलियन हेक्टेयर्स एंड इट अकाउंट्स फॉर 12.96% ऑफ इंडियाज़ टोटल रिपोर्टेड NSA, जो कि इंडिया के टोटल रिपोर्टेड NSA का नेट सोन एरिया का 12.96% पार्ट होता है। महाराष्ट्र होल्ड्स द सेकेंड पोजीशन, और NSA के एरिया में जो महाराष्ट्र है वो सेकेंड पोजीशन पर आता है, यानी कि राजस्थान के बाद सबसे ज़्यादा नेट सोन एरिया कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। इसके बाद हम बात करेंगे फॉरेस्ट लैंड की। फॉरेस्ट लैंड क्या है, इट इंक्लूड्स एनी प्रॉपर्टी विच इज़ लीगली डेजिग्नेटेड एज फॉरेस्ट और इज़ मैनेज्ड एज फॉरेस्ट, यानी कि यह ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी को इंक्लूड करता है जो कि लीगली डेजिग्नेटेड होती है एज फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के रूप में नामित होती है, और इज़ मैनेज्ड एज फॉरेस्ट, या फिर उसे फॉरेस्ट के रूप में मैनेज किया जाता है। इट मे बी स्टेट ओन्ड और प्राइवेटली हेल्ड और मे बी फॉरेस्टेड और केप्ट एज प्रोस्पेक्टिव फॉरेस्ट लैंड। यह स्टेट ओन्ड हो सकता है या फिर प्राइवेटली हेल्ड भी हो सकता है, या फिर मे बी फॉरेस्टेड या फॉरेस्टेड हो सकता है, और केप्ट एज प्रोस्पेक्टिव फॉरेस्ट लैंड, या फिर इसे प्रोस्पेक्टिव फॉरेस्ट लैंड के रूप में भी रखा जा सकता है। वेरियस स्टेट्स सच एज मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र एंड अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैव लार्ज एरिया ऑफ फॉरेस्ट लैंड बिकॉज ऑफ हैवी रेन्स, यानी कि जो कुछ स्टेट्स हैं जैसे कि मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र एंड अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैव लार्ज एरिया, इनके पास फॉरेस्ट लैंड का लार्ज एरिया प्रेजेंट है बिकॉज ऑफ हैवी रेन्स, क्योंकि यहाँ पर हैवी रेन्स यानी कि भारी मात्रा में बारिश होती है। थर्ड क्या है, ग्रेजिंग फील्ड एंड परमानेंट पास्चर्स, इट सराउंड्स अ टोटल लैंड ऑफ 10.3 मिलियन हेक्टेयर्स, यह टोटल लैंड का 10.3 मिलियन हेक्टेयर कवर करता है।
इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर 4% ऑफ द कंट्रीज़ ओवरऑल रिपोर्टिंग एरिया, यानी कि जो किसी भी कंट्री का या फिर जो हमारे देश का ओवरऑल रिपोर्टिंग एरिया है उसका 4% पार्ट के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। ग्रेजिंग फील्ड एंड परमानेंट पास्चर्स, यानी कि जो हमारे देश में टोटल लैंड एरिया है उसका 4% पार्ट ये कवर करता है, ग्रेजिंग फील्ड्स। उसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? नेक्स्ट पॉइंट है लैंड कवर्ड इन अ वैरायटी ऑफ ट्री प्लांटेशंस एंड ग्रूव्स। इट इंक्लूड्स दैट पर्टिकुलर कल्टिवेबल लैंड विच इज़ नॉट कवर्ड बाई NSA, यानी कि यह उन पर्टिकुलर कल्टिवेटेड लैंड को इंक्लूड करता है जो कि NSA के द्वारा कवर नहीं होते हैं, नेट ज़ोन एरिया द्वारा कवर नहीं होते हैं, बट इज़ स्टिल यूटिलाइज्ड इन एग्रीकल्चर, बट इनका यूज़ एग्रीकल्चर में किया जाता है। The land under casuarina trees, shrubs, bamboo and other fuel groups that are not classified as orchards are mainly included in this category, यानी कि जो लैंड होती है अंडर कैजुराइना ट्री, श्रब्स, बैम्बू एंड अदर फ्यूल ग्रुप्स दैट आर नॉट क्लासिफाइड एज ऑर्किड्स, जिसे कि बगीचों के रूप में क्लासिफाई नहीं किया गया है, आर मेनली इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी, यह मेनली इस कैटेगरी में इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एग्रीकल्चरल वेस्ट। इट इज़ अ टाइप ऑफ लैंड विच इज़ अप्रोप्रिएट फॉर एग्रीकल्चरल यूज़ बट इट इज़ नॉट बीइंग यूटिलाइज्ड फॉर द सेम ड्यू टू सम रीजंस, यानी कि इट इज़ अ टाइप ऑफ लैंड, या लैंड का ऐसा टाइप है, ऐसा प्रकार है विच इज़ अप्रोप्रिएट फॉर एग्रीकल्चरल यूज़, जो कि एग्रीकल्चरल यूज़ के लिए अप्रोप्रिएट है, उचित है, बट इट इज़ नॉट बीइंग यूटिलाइज्ड फॉर द सेम, लेकिन इसका यूज़ उसके लिए नहीं किया जाता है ड्यू टू सम रीजंस, कुछ कारणों की वजह से उसे एग्रीकल्चरल वेस्ट कहते हैं। द पॉसिबल रीजंस फॉर इट मे बी शॉर्टेज ऑफ वाटर, सॉइल सैलिनिटी एंड वाटर लॉगिंग, यानी कि इसका जो पॉसिबल रीजन होता है वो क्या क्या हो सकता है? शॉर्टेज ऑफ वाटर, वाटर की कमी, सॉइल सैलिनिटी यानी कि मिट्टी की जो लवणता होती है, एंड वाटर लॉगिंग, इसका कारण हो सकता है कि उस लैंड पर जो एग्रीकल्चरल प्रोसेस है वो नहीं किया जा रहा है। लास्ट पॉइंट क्या है? वैकेंट लैंड। इट इंक्लूड्स दैट पार्ट ऑफ लैंड विच वॉज कल्टिवेटेड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, यह ऐसे लैंड को इंक्लूड करता है जो कि किसी समय वहाँ पर कल्टीवेशन होता रहा होगा, बट इज़ अनकल्टिवेटेड नाउ, बट यहाँ पर अभी कोई कल्टीवेशन नहीं हो रहा है, तो ऐसे लैंड को हम क्या कहेंगे? वैकेंट लैंड कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप सभी को हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि हम सॉइल डिग्रेडेशन की बात करेंगे कि क्या सॉइल डिग्रेडेशन किस तरीके से होता है और उसके रीजंस क्या क्या हैं और उससे हम किस तरीके से बच सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आप सभी से मैं एक बार फिर कहना चाहूँगी, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए। नोट से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स।